नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ई एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ बेहतर टिप्स और टॉपिक बताए जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को शेयर ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब का इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और एक बात और मैं बता दूं, YouTube के माध्यम से मेरा कोई पैसा कमाना कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ना ही मुझे अभी तक इससे कोई रुपया मिला है, दूसरी बात, और ना ही मेरा इससे कोई पैसा कमाना उद्देश्य भी है। बस इतना है कि जो स्टूडेंट दूर रह रहे हैं या कोचिंग संस्थान नहीं जा सकते, वो YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ जो भी मुझ पर ज्ञान है या जो भी मेरे अंदर ज्ञान है वो आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ रहे होंगे, और जितना भी हो सकता है, जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, पेड वीडियो नहीं, और YouTube चैनलों के तरह मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता कि आगे आने वाले समय में चैनल चल जाएगा तो मैं पेड कर दूंगा। नहीं, ये ना ही आज पेड है, ना ही आगे पेड रहेगा। ऐसे ही फ्री शिक्षा इस चैनल पर दी जाती रहेगी। बस मेरा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों तक अच्छा कंटेंट पहुंचता है। चलिए, तो मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा हो, जैव भू रासायनिक चक्र। ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनवायरनमेंट की श्रृंखला हमारी चल रही है, उसी के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्वेश्चन IAS, PCS, CDS और अन्य कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है उस पर मैं अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, जिससे कि मैं दावा करता हूँ कि कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल से संबंधित कोई भी तथ्य आपका गलत नहीं होगा। ये मेरा दावा है। लेकिन क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं पहले से भी ये बात कहता आया हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले हम जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। देखिए, ये एक आपने देखा होगा, एक सादा, एक आसान भाषा में समझिए। एटमॉस्फेयर में हमारी कई सारी गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कई सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है। एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी गैस है और वो गैस उत्पादक के रास्ते, जो कि हरे पौधे होते हैं, या फिर किसी भी वन्य जीव जंतु के रास्ते, सारी एक प्रक्रिया जो भी उसकी है जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत, उसे पूरी करती हुई और वापस वातावरण में आ जाती है। मतलब कि पूरा एक साइकिल, पूरा चक्र पूरा करने के बाद वापस वही गैस वातावरण में आ जाए, उसे ही हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। तो मैं इसलिए पहले बताना चाह रहा हूं, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं कार्बन चक्र के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, छोटा छोटा आप समझ जाएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान के चलिए, उत्पादक है, पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं। उन्होंने एटमॉस्फेयर से वो एटमॉस्फेयर में है, वातावरण में है, उनका एक अपना इकोसिस्टम है, वन्य जीव जंतु भी हैं। किसी वजह से पेड़ पौधे क्या है, देखो, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है हमारी, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं,
प्रकाश संश्लेषण जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया के दौरान पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी बात याद रखनी है। हालांकि जीव जंतु भी श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपने देखा होगा। खुद हम भी श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव जंतु हैं। पहले वन्य जीव जंतु पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, वन्य जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनका एक जैविक अपघटन होता है। फिर क्या होता है, उनका एक जैविक अपघटन होता है। जैविक अपघटन के बाद फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर थी वो वापस वातावरण में चली जाती है, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, वातावरण से ली थी और वातावरण में ही वापस चली गई। इसी को हम कहते हैं कार्बन चक्र। ये पूरी प्रोसेस कार्बन चक्र के अंतर्गत आती है, जिसको हम कार्बन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके की श्वसन में आप देख सकते हैं, हम ही हैं, हम अगर श्वसन कर रहे हैं, क्या होता है, श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसका मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में डाल रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, वातावरण में जुड़ रही है, ना कि घट रही है वातावरण से, वातावरण में जुड़ रही है। अभी मैंने बताया कि जैविक अपघटन के दौरान क्या हुआ था, पेड़ पौधे वन्य जीव जंतुओं का कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वातावरण में चली गई। उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली गई, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस जुड़ी वहां। तो एक ऐसा पूरा सर्किल जहां से कार्बन डाइऑक्साइड चली थी, पौधे ने भी श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिया, लेकिन क्या हुआ, पौधा मर गया और मरने के बाद उसका जैविक अपघटन हुआ। जैविक अपघटन के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर फिर से वातावरण में चले गए, तो इसे ही हम कहते हैं कार्बन चक्र। तो ऐसी बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के ही अंतर्गत आते हैं, आपने सुना हो कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, ये सारे चक्र कार्बन डाइऑक्साइड जैव भू रासायनिक चक्र के ही अंतर्गत आते हैं। और जैव भू रासायनिक चक्र खुद पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, ऑप्शन सामने है, पूछा गया है एग्जाम में, कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। इसका मतलब है कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी है इन सभी में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जोड़ रही हो, घटा नहीं रही हो, जोड़ रही हो। देखिए पहला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका मतलब ये बात साफ है कि इसके दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, ना कि छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, हमें वो चीज देखनी है। तो यहां तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ले रहे हैं, ना कि छोड़ रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ये जोड़ रहे नहीं रहा, ये तो घटा रहा है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उससे तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसे सीधा सी बात एक स्पष्ट हो चुकी है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कम होती है। श्वसन, हाँ इस बात को हम कह सकते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम भी निकालते हैं और वन्य जीव जंतु भी निकालते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो सीधी सी बात है, वातावरण में जाएगी और उसे प्लस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जैव पदार्थों का अपक्षय। देखिए कोई भी जैव पदार्थों का अपक्षय होगा, अभी मैंने आपको बताया, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वातावरण में जाएगी। इसका मतलब यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, ये भी प्लस है। किसी भी जैव पदार्थों का अपक्षय, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है और वातावरण में जाएगी, तो इसे भी बढ़ाएगी।
ज्वालामुखी क्रिया के साथ आपने सुना होगा कई सारी गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में जाती है तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है ज्वालामुखी क्रिया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकल जा रही है, ली नहीं जा रही, वहां पर वापस जा रही है। कहीं ना कहीं पे ये तीनों पॉइंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बढ़ा रहे हैं और यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, प्रकाश संश्लेषण ये क्रिया नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, ध्यान रखनी है ये बात बिल्कुल, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसको पौधे ले रहे हैं। मतलब कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, 2, 3 और 4। ये आईएएस के परीक्षा में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है और अन्य कई एग्जामों में पूछा गया है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, एक आता है नाइट्रोजन चक्र, वो भी लगभग इसी प्रकार है और वो भी जैव भू रासायनिक चक्र के ही अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया सुनने के बाद, मुझे नहीं लगता कि उससे क्वेश्चन गलत होगा किसी भी एग्जाम, चाहे भले ही आईएएस का एग्जाम क्यों ना हो। ऐसा ही एक चक्र होता है नाइट्रोजन चक्र, उसमें वो भी जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम प्रोसेस है, बस इतना याद रखना है, पौधे नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। जैसे इसमें ले लेते थे, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ये बात कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते तो हैं, लेकिन उसको बदलता कौन है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, ध्यान रखना है। राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो मिट्टी में होता है, वो आपका दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखनी है, मुख्य रूप से दलहनी पौधे जो होते हैं हमारे, जो भी दालों वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में मोटी मोटी गांठें पाई जाती हैं। उनमें एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, उसका काम क्या होता है, वो मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और तब नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। लेकिन ये भी याद रखना है कि इसको बदलता कौन है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु। ठीक है, अब यहां से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पौधे ने ली किसके रूप में, किसके रूप में ली, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ले ली। उसके बाद क्या होता है, जब पौधा मर जाता है तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास जीवाणु। एक जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास। उस जीवाणु का काम क्या होता है, जो पौधा मर जाता है, जो पौधे के अंदर नाइट्रेट थी जो कि नाइट्रोजन के रूप में उसने ली थी, नाइट्रेट थी, उस नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में बदल देता है स्यूडोमोनास नामक जीवाणु। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है, स्यूडोमोनास नामक जीवाणु। वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है जब वो पौधा मर जाता है। तो क्या हुआ, आपने देखा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधे ने ली, फिर राइजोबियम नाम के जीवाणु ने उसको दिलाई नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधे को दिलाई, पौधा फिर मर गया। उसके बाद एक जीवाणु था स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास जो जीवाणु है बैक्टीरिया, उसने उस पौधे की जो नाइट्रेट के रूप में उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी नाइट्रेट के रूप में, उसको फिर से नाइट्रोजन में बदल दिया। तो क्या हुआ, एक पूरा साइकिल पूरा हो गया, चक्र पूरा हो गया। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो आशा करता हूं कि नाइट्रोजन चक्र भी समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम ही है,
एटमॉस्फेयर से जैसे ही नाइट्रोजन चली और वापस पूरी प्रोसेस होने के बाद और वापस उसी वातावरण में वो चीज वापस आ गई नाइट्रोजन। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।